जय हिंद। हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 में रिसोर्स, उसके टाइप्स और उनसे जुड़े प्रॉब्लम्स को समझा था और साथ साथ ये भी समझा था कि हम क्या मेथड्स को अपनाएंगे जिसके द्वारा हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो दो सबसे मुख्य रिसोर्स है, पहला है वाटर और दूसरा है लैंड। तो अगर वाटर की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे पृथ्वी पे लगभग 71% जो है वो वाटर रिसोर्स है और वहीं 29% जो है वो लैंड रिसोर्स है। तो ऑलरेडी हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में वाटर के रिसोर्सेज को एक सेपरेट चैप्टर में समझाया गया है। तो इसलिए इस टॉपिक पे हम लोग वाटर रिसोर्स को हम लोग नहीं समझेंगे बल्कि लैंड रिसोर्स को समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें चैप्टर 3 में उसे पढ़ना ही है। तो हम लोग यहाँ जो फोकस करेंगे वो हम लोग लैंड रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करेंगे। तो मैंने अभी बताया कि हमारे पृथ्वी पर लैंड की जो परसेंटेज है वो है 29%। अगर इस 29% का अगर देखा जाए कि हमारे भारत के पास वो कितने परसेंट पे है, तो वो मात्र 2.4% पे है। अगर हम इसे किलोमीटर के हिसाब से देखें तो वो लगभग आता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ अमेरिका, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पे हमारा भारत आता है। लेकिन इस 2.4% जो लैंड है उस पर लगभग दुनिया का 17.5% जो जनसंख्या है वो निवास करता है। ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हर एक कुछ एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी जाती है। अब समझते हैं कि हमारे भारत में इन लैंड का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो किसी भी लैंड का उपयोग करने के लिए दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है फिजिकल फैक्टर या जिसे हम लोग नेचुरल फैक्टर भी कहते हैं, और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। तो नेचुरल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं क्लाइमेट, लैंडफॉर्म्स और सॉइल। तो क्लाइमेट, अगर किसी प्लेस का अगर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श है, चाहे वो बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी पड़ती है, चाहे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो लोग वहाँ हैं जो कम निवास करना पसंद करते हैं, क्योंकि उस हार्श क्लाइमेट में जीना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लोग उन जगहों पे ज़्यादा निवास करना पसंद नहीं कर पाते। जब लोग वहाँ निवास नहीं करेंगे तो हम लोग उस लैंड का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकेंगे। तो ये भी फैक्टर्स है कि हम लोग जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, लैंड का जो यूज़ का पैटर्न है वो हर जगह डिफरेंट होता है। प्लेन्स में लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं कंपेयर टू माउंटेन और डिजर्ट एरियाज़ के हिसाब से। अगला है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म में क्या आ गया कि हमारे यहाँ जो प्रकृति में अलग अलग तरह के हमें जो स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं समतल ज़मीन है, कहीं आइलैंड है। तो इस तरह के ऊपर भी क्या होता है, हमारा लैंड का यूज़ डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सॉइल। जैसे डिजर्ट्स एरिया में अगर हम देखे जाए तो वहाँ एरिड सॉइल पाया जाता है। ऐसे भी हम लोग सॉइल्स को इस अगले वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे सेपरेटली। यहाँ इतना हम लोग समझ लेते हैं कि सॉइल के आधार पर भी क्या होता है कि लोग जो है वो अपने जो जीवन स्तर है वो डिसाइड करते हैं। अगर जैसे कि डिजर्ट्स को ले जाए तो डिजर्ट्स का जो सॉइल है वो एरिड सॉइल है, वहाँ की ज़मीन जो है वो बंजर किस्म के, आप बहुत ज़्यादा भी वहाँ मेहनत करके कुछ बहुत ज़्यादा पा नहीं सकते। इसलिए लोग जो है वो एरिड सॉइल या माउंटेन सॉइल में ज़्यादा बसना पसंद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका जीवन वहाँ गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला जो फैक्टर है वो है ह्यूमन फैक्टर। उसमें फर्स्ट नंबर में आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग निवास करते हैं। अगर हम प्लेन्स का देखें, जैसे बिहार और यूपी के स्टेट्स को देखें, तो यहाँ लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो समतल है। इसलिए ज़मीन समतल होने के कारण लोगों को यहाँ एग्रीकल्चर करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है। यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, बहुत अच्छी है। इसलिए लोग क्या करते हैं, यहाँ निवास करते हैं। तो यहाँ जो लैंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखें तो वहाँ ट्राइबल्स की संख्या ज़्यादा है, और ट्राइबल लोग जो है वो मेनली जो आज भी एग्रीकल्चर करते हैं वो ओल्ड मेथड से करते हैं। उन लोग आज भी ट्रैक्टर और इस सब का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो होता क्या है कि जब उनकी मिट्टी की उपजाऊता ख़त्म हो जाती है तो वो उस ज़मीन को छोड़ के किसी दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं और उसी ज़मीन पर फिर वो जाके खेती करने लगते हैं। तो होता क्या है कि जब वो लोग शिफ्टिंग करते हैं तो जो पुराने ज़मीन को वो लोग छोड़ देते हैं, तो वो तो अभी कुछ समय तक के लिए उनके काम नहीं आता। तो इस आधार पर भी क्या होता है कि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड का जो यूज़ है वो डिसाइड होता है कि कहीं का हर जगह का कल्चर क्या है, डिफरेंट है। तो ट्राइबल लोग भी क्या करते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से लैंड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकली कैपेसिटी। अगर हम पंजाब और हरियाणा के किसानों को देखें तो वो कम ज़मीन पे ही बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हो, उसकी उपयोगिता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ट्रैक्टर है, उनके पास नई नई मशीनें हैं, तो वो लोग क्या कर पाते हैं, कम ज़मीन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा उसको उपजाऊ बना सकते हैं। तो इन सारे फैक्टर से क्या होता है, डिसाइड होता है कि आपका हमारे जो इंडिया है वहाँ का लैंड और पैटर्न कैसा होगा। अगर देखा जाए कि हमारे भारत में
कौन सी ऐसी एजेंसी है जो इन लैंड पैटर्न्स को ध्यान देती है कि हमारे जो लैंड है उस पर कितना % फॉरेस्ट है, कितना % एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है, कितना % जो लैंड है वो ग्रेजिंग के लिए अवेलेबल है। तो ये सारा जो डाटा कलेक्शन करने का काम है वो काम है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स का, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। यही वो संस्था है जो डाटा को कलेक्ट करने का काम करती है और पब्लिश करने का भी काम करती है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि हमारे यहाँ भारत में जो लैंड है वो किस किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पहला जो हमारा जो लैंड है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉरेस्ट के लिए। तो अगर प्रेजेंटली अभी देखा जाए तो भारत में 21.7% जो है वो लैंड फॉरेस्ट के एरिया के अंतर्गत आता है। लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहती है 1952 कि अगर हमें अपने इकोलॉजी को, अगर हमें अपने इन्वायरमेंट को स्वस्थ बनाकर रखना है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाकर रखना है, तो हमारे टोटल लैंड एरिया का लगभग 33% जो लैंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट के अंतर्गत आना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में ये नहीं है, अभी बस कितना है 21.7%, जो कि बिल्कुल कम है, और इसे हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अगर फॉरेस्ट के साथ साथ हम लोग ट्रीज़ को भी ऐड कर देते और भी जो फॉरेस्ट के अलावा जो हम लोग जहाँ अलग अलग जगह क्या करते हैं, ट्रीज़ लगा कर रखते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो टोटल फॉरेस्ट हो जाता है वो हो जाता है 24.62%। तो ये पहला यूज़ हो गया हमारे लैंड का। जो नेक्स्ट यूज़ है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वैसे ज़मीन जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इन ज़मीनों के अंतर्गत को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला वो ज़मीन जो बिल्कुल ही वेस्ट है, मतलब जैसे हमारे डिजर्ट्स के जो एरिया है वो बिल्कुल भी हमारे किसी काम के लायक नहीं, हम चाह कर भी वहाँ कुछ ज़्यादा कुछ उगा नहीं सकते, तो ये एरिया क्या आ जाते हैं, नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर के अंतर्गत आ जाते हैं। और वेस्ट लैंड के अभी जो 2023 के हिसाब से जो करंट डाटा है वो है 5.5%। नेक्स्ट है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, वैसी ज़मीन जिसको हम लोगों ने एग्रीकल्चर के अलावा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे हम लोगों ने बिल्डिंग बना रखे हैं, हम लोगों ने अलग अलग फैक्ट्री सेटअप कर रखी है, हम लोगों ने कहीं डैम, कहीं पे कुछ और बना रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब की चीज़ों के लिए जो लैंड इस्तेमाल हो रहा है वो लैंड किसके अंतर्गत आता है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, और अभी इसका परसेंटेज है 8.7%। थर्ड जो हमारा लैंड का यूज़ है वो है फैलो लैंड, इसको हम लोग कभी कभी पड़ती भूमि भी बोलते हैं। द लैंड ऑन विच एग्रीकल्चर इज डन, वैसी भूमि जिस पर हम खेती करते थे लेकिन अभी के समय में हमने उस ज़मीन पर खेती करना बंद कर दिया है। तो इसके आधार पर हम लोगों ने फैलो लैंड को दो भाग में बांटा है। पहले को कहते हैं करंट फैलो लैंड और दूसरे को कहते हैं फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो लैंड। तो फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड के अंदर वैसी ज़मीन आती है जो 1 साल या 1 साल से कम, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर से उस पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं हुई है। तो वैसे लैंड को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, करंट फैलो लैंड, और अभी इसका परसेंटेज है 4.9%। इसके सारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों हम लोगों ने ज़मीन को 1 साल या इससे कम के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। तो हो सकता है कि हर ज़मीन की उपजाऊता एक जैसी नहीं होती, कभी कभी होता क्या है कि जब हम लगातार किसी ज़मीन को इस्तेमाल करना लगते हैं खेती के लिए तो उसकी उपजाऊता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए एक आध क्रॉप को रोपते हैं, लेकिन हम लोग पूरे सीजन भर क्रॉप नहीं रोपते। एक क्रॉप रोक, मान लीजिए खरीफ को रोपा तो हम लोगों ने रबी को छोड़ दिया, ताकि क्या हो, कुछ समय के बाद मिट्टी जो है अपनी उपजाऊता को खुद से डेवलप कर सके, इसलिए हम लोग छोड़ते हैं। कभी कभी पानी की कमी से भी छोड़ देते हैं, या कभी कभी कुछ विवाद हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये सारे लैंड्स क्या हो जाते हैं, खाली पड़े रह जाते हैं। नेक्स्ट है फॉलो लैंड अदर देन करंट फॉलो लैंड। अभी करंट डाटा के हिसाब से ये 3.6% लैंड है। ये वो लैंड है जहाँ 1 से लेकर 5 साल तक किसी भी प्रकार की कोई भी खेती नहीं हुई है। लेकिन अगर आप फॉलो लैंड को देखें और कल्टीवेबल लैंड को देखें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस ये है कि मान लीजिए हमने पहली साल खेती नहीं की, हमने दूसरी साल भी खेती नहीं की, लेकिन हमने तीसरी साल खेती कर ली, तो वैसे लैंड को हम रखेंगे किस में, फॉलो लैंड अदर देन करंट फॉलो लैंड। इसके पीछे भी बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि 2-3 साल से अच्छी बारिश नहीं हुई, चाहे कोई विवाद हो गया, चाहे नदियों ने अपना क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो इन सब कारणों से भी क्या होता है कि ये लैंड कुछ समय तक के लिए हमारे एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं आते। कभी कभी जब हमारे जो किसान हैं वो इतना ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं कि उनकी स्थिति ये नहीं रहती कि वो अगले बार फिर से किसी तरह की फसल को उगा सके। तो वैसे लैंड आते हैं फॉलो लैंड अदर देन कल्चरल लैंड। अगला जो है वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड। हमने ऑलरेडी जो लैंड को फॉलो लैंड में कैलकुलेट कर रखा है उसको हम लोग इसमें जोड़ते नहीं हैं। तो इसमें पहला आता है पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, वो भूमि जो हम लोग अभी अपने जानवरों को चराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो अभी परसेंटेज है 3.92%।
अगला है मिसलेनियस ट्री क्रॉप। मिसलेनियस ट्री क्रॉप इससे कहते हैं वो वृक्ष, इसमें मेनली हम लोग झाड़ियों को उगाते हैं, अलग अलग वृक्षों को उगाते हैं, जैसे बम्बू, फ्रूट्स, रबर, टी और कॉफ़ी प्लांट्स। इन सब की जो हम लोग खेती करते हैं वो सारी जो खेती आती है वो मिसलेनियस ट्री क्रॉप के अंतर्गत आती है, और अभी ये 1% के लैंड पर इसकी कल्टिवेशन होती है। थर्ड है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, द लैंड ऑन विच कल्टिवेशन इज नॉट डन फॉर मोर देन 5 ईयर इन सक्सेशन। वैसी भूमि जिस पर लगातार 5 साल से किसी भी तरह की खेती नहीं हुई। कल्टिवेबल लैंड और फॉलो लैंड अदर देन करंट फॉलो लैंड में थोड़ा सा डिफरेंस है। कल्टिवेबल लैंड में होता है क्या कि 5 साल आप लोगों ने लगातार, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने 1 साल खेती, 2 साल खेती नहीं की, फिर तीसरे साल खेती की, तो उस लैंड को हम कल्टिवेबल बेस्ड लैंड के अंतर्गत कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि उसके हम करते हैं किसके अंदर, फॉलो लैंड अदर देन करंट फॉलो लैंड के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसमें जब लगातार आपने 5 साल तक कोई भी खेती नहीं की तब हम उसको कैलकुलेट करेंगे कल्टिवेबल वेस्ट लैंड के अंतर्गत। अभी इसकी संख्या है 4.41%। नेक्स्ट जो है वो हमारा है कल्टिवेटेड लैंड। ये वो लैंड है जिस पर हम लोग खेती करते हैं। इसे भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, नेट सोन एरिया और एरिया शोन मोर देन वंस। नेट सोन एरिया मतलब होता है टोटल भूमि, कितना लैंड है हमारे पास एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए। तो अभी के हिसाब से 42.4% जो लैंड है वो हमारे अवेलेबल है खेती करने के लिए। अब इसमें एक कन्फ्यूजन, एनसीईआरटी में ये चीज़ एक्सप्लेन अच्छे से नहीं की होगी, इसलिए आप इसे अच्छे से समझेंगे। एक शब्द है नेट सोन एरिया और एक शब्द होता है ग्रॉस्ड क्रॉप्ड एरिया। अब यहाँ समझिए, मान लीजिए ये एक लैंड है, 100 एकड़ का लैंड है, 100 हेक्टेयर का क्या है लैंड है। इस 100 हेक्टेयर के लैंड पे हम लोगों ने क्या की, खेती की। तो ये जो 100 हेक्टेयर का जो लैंड है वो आता है नेट सोन एरिया के अंतर्गत। लेकिन हो सकता है एक बार हम लोगों ने क्या किया, एक बार हम लोगों ने इस पे हम लोगों ने खरीफ क्रॉप उगाया, फिर सेम लैंड पे हम लोगों ने क्या किया, रबी क्रॉप उगाया, और फिर इसी सेम लैंड पे हम लोगों ने क्या किया, जैद क्रॉप को भी उगाया। तो अगर टोटल नंबर ऑफ हेक्टेयर्स अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 हेक्टेयर। लेकिन हमारे पास भूमि कितनी थी, सिर्फ 100 हेक्टेयर। तो जो 100 हेक्टेयर की भूमि है वो आ जाएगी हमारी नेट सोन एरिया के अंतर्गत। लेकिन हमने क्या किया, इस 100 हेक्टेयर भूमि को ही क्या किया, और बार बार 1 साल के ही अंतर्गत क्या किया, बार बार इस्तेमाल करके, और हम लोगों ने लगभग 300 हेक्टेयर तक का इस्तेमाल कर लिया। सेम लैंड हमारा सेम है, लेकिन उस पर हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स क्या किया, एग्रीकल्चर किया। तो ये आ जाता है हमारा क्या, एरिया शोन मोर देन वंस। जब नेट सोन एरिया प्लस एरिया शोन मोर देन वंस को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है हमारा क्या, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अगर हम भारत और चाइना को लें तो भारत के पास जो है वो नेट सोन एरिया ज़्यादा है, लेकिन अगर चाइना को हम लोग लेंगे देखेंगे तो उसके पास ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे यहाँ जो भूमि है उस पर हम लोग मोर देन वंस हम लोग उससे ज़्यादा खेती नहीं कर पाते। हम लोग 1 साल में एक ही क्रॉप लगा कर ज़मीन को छोड़ देते हैं, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा क्रॉप लगाते हैं। लेकिन चाइना जो है वो एक ही खेती पर 1 साल के अंदर मोर देन वंस क्या करता है, एग्रीकल्चर को उगाता है। इसलिए चाइना का जो है वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है वो इंडिया के कंपेरिजन में ज़्यादा है। इसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अगर बढ़ेगा तो हमें ये पता चलेगा कि हमने क्या किया, एक समान वर्ष के मतलब एक एग्रीकल्चर ईयर के अंतर्गत हम लोगों ने मोर देन वंस क्या किया, एग्रीकल्चर किया, जो एक अच्छी बात है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नेट सोन एरिया हमारे पास ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन हम उस एरिया पे मोर देन वंस जो है वो एग्रीकल्चर नहीं करते, जो अच्छी खबर नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पानी की किल्लत हो सकती है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अगर हम अपने एरिया सोन मोर देन वंस को बढ़ा देंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ते चली गई वैसे वैसे लैंड पर जो था वो प्रेशर भी बढ़ते चला गया, जिसके कारण हुआ ये कि हमारी जो भूमि थी वो दिन पर दिन करके अपनी उपजाऊता खोती चली गई। इसी चीज़ को हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए कि हमारे भारत में टोटल डिग्रेडेड लैंड कितना है तो वो है 130 मिलियन हेक्टेयर। इस 130 मिलियन हेक्टेयर का जो है वो 28% जो है वो सिर्फ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरियाज़ में है, वहीं 56% जो हमारा जो एरिया है वो वाटर इरोडेड एरियाज़ में आता है, और जो रेस्ट बच जाता है वो ऐसी ज़मीन हो गई है जहाँ पे नमक की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस लैंड डिग्रेडेशन के पीछे सिर्फ हम जिम्मेदार नहीं, बहुत सारे कारण प्रकृति के भी है जिनके कारण ये लैंड डिग्रेडेशन दिन पर दिन होता जा रहा है। तो इसके कुछ मुख्य कारण को समझते हैं कि क्यों हमारी भूमि जो है वो दिन पर दिन अपनी उपजाऊता खोती चली जा रही है। तो पहला मुख्य कारण है वो डिफॉरेस्टेशन। जब हम पेड़ पौधों को काट देते हैं तो उसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन।
प्लांट्स क्या करते हैं कि वो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, जिसके कारण वो मिट्टी हवा के साथ या पानी के साथ बहकर नहीं चली जाती, जिससे मिट्टी की उपजाऊता वहीं पर टिकी रहती है। तो जब हम लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया तो वो हवा और पानी के साथ क्या करने लगे, बहने उड़ के चले जाने लगी, जिसके कारण क्या होगा कि मिट्टी अपनी उपजाऊता खोने लगी। नेक्स्ट जो कारण है वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है, कोई इसके लिए एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है। जब पानी के द्वारा इरोजन होगा तो उसे हम कहते हैं वाटर इरोजन, जब हवा के द्वारा होगा तो उसे हम कहते हैं एयर इरोजन, जब कभी कभी ग्लेशियर्स के कारण या बहुत सारे और भी कारण हैं, जिसके कारण होता क्या है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, वो धीरे धीरे करके हवा और पानी के साथ बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसके कारण मिट्टी जो होती है वो अपनी उपजाऊता खोते चली जाती है। नेक्स्ट जो कारण है वो माइनिंग एक्टिविटी। इसे हम लोगों ने पार्ट 1 में भी पढ़ा था। माइनिंग एक्टिविटी मतलब क्या, जब हम रिसोर्स को निकालते हैं तो हम माइन करते हैं, हम मिट्टी को खोदते हैं, हम ज़मीन को खोद के और क्या करते हैं, माइंस निकालते हैं। तो जब भी हम कभी पृथ्वी को खोदते हैं तो उसके कारण बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, और एयर्स में क्या होते हैं कि वो मिट्टी के पास जो कण होते हैं रिसोर्सेज के, वो हवा में घूमते रहते हैं, और धीरे धीरे करके जब वो ज़मीन की सतह पर बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, जब बारिश का पानी आता है तो उसको ज़मीन के अंदर जाने नहीं देते, जिससे क्या होता है कि माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण भी क्या होता है कि हमारी जो लैंड होती है वो उपजाऊता को खो बैठती है। अगला है ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। जब हम लोग बहुत से ज़्यादा मात्रा में क्या करने लगते हैं, उर्वरक का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये खासकर देखा जा रहा है अभी के समय में पंजाब और हरियाणा। हुआ ये था कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो हम लोगों ने गेहूं और चावल की खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने एक्सेस मात्रा में पानी का इस्तेमाल और एक्सेस मात्रा में जो था हम लोगों ने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जिसके कारण आज ये होने लगा है कि वहाँ की मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा बढ़ गई है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मिट्टी जो है अपनी उपजाऊता को खो बैठी है। नेक्स्ट है ओवर इरीगेशन। अभी मैंने उसी को समझाया, जब आप बहुत ज़्यादा ज़मीन में क्या कीजिएगा, पानी का छिड़काव कीजिएगा तो उससे क्या होगा कि पानी में जो है वो जमा भी होने लगेगा, जिसे हम लोग वाटर लॉगिंग भी कहते हैं, और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो मिट्टी है में नमक की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। अभी के समय में है कि हो क्या रहा है कि हम लोग पानी को क्या करें, ग्राउंड वाटर से बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं। होता ये है कि पेड़ पौधे जो है उनका भी मुख्य स्रोत पानी का जो है वो ग्राउंड वाटर ही है। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाल पाएंगे तो मिट्टी में क्या हो जाएगी, पानी की मात्रा कम हो जाएगी, पेड़ पौधों को भी मिट्टी की मात्रा कम हो जाएगी। तो जब पेड़ पौधों को मिट्टी से पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, और साथ ही साथ मिट्टी में क्या हो जाता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती है और धीरे धीरे करके वो बंजर होते चली जा रही है। तो ये सब कारण भी है लैंड डिग्रेडेशन के। नेक्स्ट है इंक्रीज इंडस्ट्रियल वेस्ट। अभी हम लोग जितने भी इंडस्ट्री है वो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। उनके वेस्ट में क्या होता है कि वो लोग अपना वेस्ट को निकाल के सीधे क्या करते हैं कि वो लोग ज़मीन को खोदते हैं और उस वेस्ट को भर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी लैंड है वो दिन पर दिन पॉल्यूट होते जा रही है। तो ये सारे भी कारण हैं। नेक्स्ट है लो रेनफॉल। जब बहुत ज़्यादा बारिश कम होती है तो उस मिट्टी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो उसके कारण भी क्या होता है वो मिट्टी दिन पर दिन बहुत कम, उसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और वो मिट्टी धीरे धीरे कम उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग। हमारे पास जो अभी जो लैंड है जो पशुओं को चारा देना है उसकी मात्रा दिन पर दिन घटते जा रही है, उसकी जो लैंड की जो परसेंटेज है वो दिन पर दिन घटते जा रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि पशु एक ही ज़मीन पर बार बार एक से ज़्यादा बार क्या करे, ग्रेस करे, जिसके कारण हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन के कारण बन रहे हैं, और जिसके कारण हमारी मिट्टी जो है उसकी उपजाऊता कम होते जा रही है। तो ये हम लोगों ने प्रॉब्लम देख लिया। आप देखते हैं कि हम इन सबको रोकने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं। तो पहला है एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का उल्टा है एफॉरेस्टेशन। जहाँ हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन में पेड़ को काटा था, वहीं एफॉरेस्टेशन में हम लोग क्या करेंगे, नए नए पेड़ों को रोपेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि जो मिट्टी है वो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखे। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग किसका उल्टा है, तो ये उल्टा है ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। जहाँ हम लोग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके खेती कर रहे थे, अब वहीं हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो पेड़ पौधे के बचे हुए पदार्थ होते हैं, जैसे उस पेड़ पौधे के पत्ते, चाहे हमारे यहाँ और भी बहुत सारी जो ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे फूल का सड़ना, जो बायोडिग्रेडेबल सामान है, उन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स को बनाएंगे, और उन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी मिट्टी की उपजाऊता भी बढ़े और मिट्टी में नमक की मात्रा भी क्या हो जाए, घट जाए। उसे ही हम कहते हैं क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन माइनिंग। हमें माइनिंग को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही करें, ये नहीं कि अपनी भूख मिटाने के लिए
माइनिंग एक्सेस करें, तो उन सब चीज़ों को भी हमें रोकना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। हमें कोई अच्छा तरीका ढूंढना चाहिए कि हम क्या करेंगे जिससे हमारे पशुओं को भी क्या मिल सके, उनका अनाज मिल सके और ओवर ग्रेजिंग की चीज़ों को भी रोका जा सके। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है, मान लीजिए ये लैंड है, इस लैंड के किनारे हम लोग क्या किए, सारे जगह पेड़ पौधे लगा दिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि बड़े बड़े जब पेड़ पौधे लग जाते हैं तो जब भी तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो हवाएं इन पेड़ से टकराती है, और पेड़ से टकराने के बाद हवाओं की जो स्पीड हो जाती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण वो इस लैंड की मिट्टी को उठाकर कहीं और ले जा नहीं पाते। तो इस तरह की अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इरोजन है वो कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। ये मेनली दिखने को मिलता है पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में क्या किया जाता है कि छतनुमा खेती की जाती है, एक तह दर तह क्या किया जाता है, खेती की जाती है, जिससे क्या होगा कि अगर तेज़ पानी आएगा चाहे तेज़ हवा आएगा तो वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, और वो मिट्टी को बहुत ज़्यादा इरोड या नहीं कर पाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट बिफोर लैंड फिलिंग। अभी हम लोग जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्या कर रहे थे, लैंड जमीन खोद कर हम उसको भर के रख देते, तो उसको क्या करना चाहिए कि लैंड फिल करने से पहले वो जितने भी वेस्टेज हमको उन्हें ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, मतलब उनमें जो हानिकारक पदार्थ है उनको क्या करना चाहिए, फैक्ट्री में ही मार देना चाहिए। उसके बाद जब हम वो लैंड फिल करेंगे तो वो हमारे लैंड को पॉल्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है बदल बदल के खेती करना। जैसे अभी हमारे यहाँ जितने भी दाल के पेड़ हैं वो सारे लेगुमिनस प्लांट हैं। लेगुमिनस प्लांट का मतलब ऐसा होता है कि जब आप उनको लगाइएगा तो वो मिट्टी की उपजाऊता को बढ़ा देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारी मिट्टी की उपजाऊता कम हो रही है तो 1-2 साल हमें क्या करना चाहिए, लेगुमिनस प्लांट को लगाना चाहिए, जिससे क्या हो जाए हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो नेचुरली तरीके से रिकवर कर सके। नेक्स्ट है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब होता है कि हम खेत के ऊपर क्या करें कि हम धान की भूसी को या को क्या करें, बिछा दे, जिससे क्या होगा, इरोजन कब होगा, जब हवाएं तेज आएगी तो वो भूसियाँ उड़ के जाएगी, ना कि हमारी जो मिट्टी है वो उड़ के जाएगी। तो ये डिफरेंट मेथड्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है जैसे काउंटर फ्लोइंग, अलग अलग मेथड है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम जो अगला टॉपिक है वो सवाल उसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।